वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हो? आज हम लोग नए चैप्टर के साथ अपना लेक्चर शुभारंभ करते हैं। तो आज के नए टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन। कहने का मतलब कि धरती पे जो ऑर्गेनिज्म आए, इनके विकास होने की दर क्या थी, कैसे कैसे इवॉल्व हुए एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में, पृथ्वी कैसे बनी, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये सब की इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, खास करके वो टॉपिक्स जो कि ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी में इवोल्यूशन का पीरियड। तो सबसे पहले धरती पे जैसे कि विष्णु भगवान ने अवतार लिया है ना, तो इसमें मत्स्य अवतार था, कूर्म अवतार था, तो ऐसे ही करते करते बहुत सारा अवतार हुआ। तो ये एक इवोल्यूशन की रेट को दिखाते हैं। उनके 10वां अवतार जो है, 10वां अवतार वो इवोल्यूशन दिखाता है ना। उसी प्रकार हमारे जीवन में ऑर्गेनिज्म के इतने वेराइटी जो हम लोग आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस, तो ये सारे वेराइटीज, डाइवर्सिटी जो यहाँ पे देखने को मिलता है, ये सब इवोल्यूशन का ही देन है। जो एक साथ इवोल्यूशन में वेराइटीज, डिफरेंसेस क्रिएट हुए, वेरिएशन क्रिएट हुए, और वेरिएशन का एक्युमुलेशन होते होते एक नया प्रजाति का जन्म हुआ, जिसे हम स्पेशिएशन के नाम से जानते हैं, है ना। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, जिसे हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट और टर्म से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहने का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। क्या है? किसी भी चीज का इतिहास पढ़ने का। तो इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पे जो जीवन काल का इतिहास है, जैसे कि बैक्टीरिया, उससे पहले क्या था, प्रोटोजोआ, तो ये वहां से होते होते आज हम ह्यूमन बींग्स और होमोसैपियन सैपियन की श्रेणी में आ गए। तो ये पूरे इवोल्यूशन के दौर में हम लोग ने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को एक टर्म दिया, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इट डील्स, अब सवाल आता है व्हाट इज द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन, मेंटेनेंस एंड एक्सटेंशंस ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स। जैसे जैसे धीरे धीरे समय काल बदलता गया, पाषाण काल, हिमकाल मतलब आइस एज, ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज, उसके बाद आज का ये मॉडर्न ईरा, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, और समय बदलते बदलते धीरे धीरे वो लोग विलुप्त भी होते चले गए, जैसे कि डायनासोर, है ना, ड्रैगन्स, तो ये कुछ बर्ड्स भी जैसे डोडो, है ना, तो ये सब बर्ड्स और कुछ स्पीसीज जो है विलुप्त होते चले गए। तो ये इसी सब के पूरे हिस्ट्री लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक थ्योरी आता है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहने का मतलब है एक ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट है। पहले माना जाता था कि ब्रह्मांड जो है एक स्टैटिक है, स्थिर है, लेकिन आज के टाइम में यह हिंदू सभ्यता के हिसाब से ब्रह्मांड हमेशा एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी भी यही है कि ब्रह्मांड हमेशा बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी में है कि यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो। यूनिवर्स जो है लगभग 20 बिलियन साल पहले बना था, ऐसा वैज्ञानिकों का कैलकुलेशन के हिसाब से डेटा निकल के आया। तो पृथ्वी कितने साल में बना था? तो पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन ईयर अगो। बिलियन ईयर अगो को हम लोग BYA भी बोल सकते हैं, बाया, या फिर अगर हम माया बोले तो MYA। तो ये मिलियन ईयर अगो, ये बिलियन ईयर अगो, है ना। माया मतलब मिलियन ईयर अगो और बिलियन ईयर अगो को BYA। सबसे पहला नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ लगभग 3 बाया में बना था, 3 बिलियन ईयर अगो, और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स लेस देन 2 बाया, मतलब लगभग 2 से 1.5 बिलियन ईयर अगो पहला जीवन बना। और आपको मालूम होगा कि पहला जीवन कौन से बायोमोलिक्यूल्स कंपोनेंट में हुआ था? तो इसके आंसर क्या होंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले लिविंग फॉर्म्स कौन से बायोमोलिक्यूल्स में ओरिजिनेट हुआ था, डेवलप हुआ था? प्लीज गिव योर आंसर इन अ कमेंट सेक्शन, है ना। तो आपका क्वेश्चन का इंतजार रहेगा, तब हम लोग आगे पढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा जाता है, जैसे कि पहले मानते थे कि सूरज एक आंख गोला है, जो आज भी है, स्मॉलेस्ट स्टार है, नियरेस्ट स्टार है ना। सन इज द स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लैनेट अर्थ। पहले माना जाता था कि यहाँ पे जो आग है वो कोल के कारण है, कोयला,
लेकिन बाद में धीरे धीरे पेट्रोलियम का डिस्कवर हुआ, फिर लगा कि नहीं कोल नहीं है पेट्रोलियम। और आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जान पड़ता है कि ये पेट्रोलियम नहीं, फ्यूजन और फीजन का कॉन्सेप्ट के कारण है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलता है और हीलियम गैस बनाता है, तो यहाँ फ्यूजन प्रोसेस हुआ, हीलियम टूटता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो फ्यूजन प्रोसेस, एक में फ्यूजन दूसरा में फीजन। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिले तो कौन सा प्रोसेस है, फ्यूजन, और जब हाइड्रोजन निकले स्प्लिट हो तो ये फीजन। और इसके कारण आपका हीट एंड लाइट जनरेट होता है, जिसके कारण सूर्य से इतनी गर्मी इतनी उष्मा जनरेट होती है और हमारे तक पहुंचती है। तो हम लोग बिग बैंग थ्योरी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी मतलब यूनिवर्स बहुत बड़ा था और उस समय एक एक्सप्लोजन हुआ, एक भयंकर विस्फोट, है ना। तो ये विस्फोट के कारण बड़े से कल्पना करिए एक बहुत बड़ा एक पिंड का टुकड़ा है जिसमें कि आग लगा हुआ है, इसमें अचानक एक्सप्लोजन एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड कर गया, तो छोटे छोटे टुकड़े बने और एक बड़ा टुकड़ा जो हुआ एक सन का रूप ले लिया और छोटे टुकड़े प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, है ना, मीटियोर्स, तो ये सारे और जो स्टोन्स और बड़े बड़े जो ग्रह हैं, पिंड हैं जो अंतरिक्ष में फ्लोट कर रहे हैं, एक तरह का बड़े बड़े चट्टान जो मीटेराइट्स कभी कभी गिरता है ना, जिसको हम लोग एक तरह से स्टार का टूटा हुआ कंपोनेंट भी कभी कभी बोलते हैं, पुच्छल तारा, लाइक दैट। तो वो सारे जितने पिंड अंतरिक्ष में तैर रहे हैं ये सारे उसी थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण हुआ और फाइनली एक ग्रेविटी का निर्माण हुआ, एक पैटर्न का निर्माण हुआ जिसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें एक सूरज है, प्लैनेट्स है, प्लैनेट के अपने सैटेलाइट्स हैं, कुछ मीटियोर्स हैं, तो ये सारे कंपोनेंट मिलके एक प्लैनेट सोलर सिस्टम निर्माण किया और ऐसे ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण। कहीं पे सृष्टि का निर्माण हो रहा है तो कहीं पे सृष्टि का अंत हो रहा है, कहीं पे दिन हो रहा है तो कहीं पे रात हो रहा है, तो अलग अलग ग्रेविटेशनल रोटेशन रिवोल्यूशन के कारण अलग अलग टाइम जोन का क्रिएट हुआ। तो ये सारे बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हुआ, क्योंकि वहां पे बहुत पहले एक डेंस मास था जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग मतलब बहुत बड़ा एक पिंड, एक ऊर्जा का स्रोत जिसमें पार्टिकल्स और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्लाज्मा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। तो इसमें एक्सप्लोजन आए, जैसे कि सन में हमेशा एक्सप्लोजन होते रहता है जिसके कारण फ्यूजन फ्यूजन का प्रोसेस होता है और हमें हीट एंड लाइट मिलता है, और धीरे धीरे ये सन भी एक्सप्लोड करेगा, उससे भी नए नए मीटियोर्स, प्लैनेट और जो भी कंपोनेंट है जो अंतरिक्ष में हमें देखने को मिलते हैं, ये सारे चीज फिर से फॉर्म होंगे, फिर नया सृष्टि का निर्माण होगा। तो इस प्रकार ये डेंस एंटिटीज में एक्सप्लोजन हुआ और बिग बैंग थ्योरी सामने आई। क्या था पहले, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, अर्थ पे सेम वैसा ही अर्थ था जैसा कि ये तो सन का टुकड़ा था अपना पृथ्वी जो हमारी धरती माँ है वो एक तरह के सन का ही टुकड़ा है। इसके अंदर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे 3 लेयर है ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट पे हम लोग रहते हैं, मेंटल हॉट है और कोर तो और ज्यादा गर्म में लगता है जैसे कि ये सूरज के ही जैसा है, सेम टू सेम। तो ये सेम टू सेम है, मतलब वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, मतलब किसी भी प्रकार का लाइफ फॉर्म नहीं हो सकता था। एटमॉस्फेयर मतलब इन्वेलप ऑफ एयर्स, एटमॉस्फेयर नहीं है तो हाइड्रोस्फेयर भी नहीं होगा, हाइड्रोस्फेयर नहीं है तो बायोस्फेयर भी नहीं होगा, है ना। तो जब वातावरण में हवा होगी तभी तो पानी आएगा, पानी होगा तभी तो जीवन आएगा, क्योंकि पानी के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपोनेंट से ही ना जल बनता है और जल बना तभी तो लाइफ होगा, क्योंकि बिना जल जीवन नहीं है, ये डायरेक्ट ना जल ही जीवन है, क्योंकि सारा सेलुलर एक्टिविटीज वाटर में ही होता है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज लगभग 90 to 95% जितने केमिकल रिएक्शन है उसमें वाटर, लिविंग केमिकल रिएक्शन, उसमें वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या था, वाटर वेपर था, कुछ CH4 गैसेस थे, CO2 और अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। जब ये एक्सप्लोजन हुआ थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो पृथ्वी पे आगों का एक मोल्टेन मास जैसे कि मैग्मा और लावा, तो इसमें ये सारे गैसेस फॉर्म हुए। इस गैसेस का रिएक्शन करते हैं। सपोज सबसे पहले मानिए रिएक्शन नंबर ये NH3+O2। NH3 कहने का मतलब क्या है, अमोनिया, है ना। NH3 मतलब अमोनिया।
हम इसमें रिएक्शन किए O2 के साथ, तो क्या बनता प्रोडक्ट, H2O बना और साथ में N2 गैस बना, नाइट्रोजन, N प्लस O2, H प्लस O2, तो H को O2 से रिएक्शन किए तो H2O बना और ये फ्री होके नाइट्रोजन गैस बना, है ना। तो नॉर्मल ये, अब ये H2O क्या हुआ, इसको स्प्लिट किए विद द हेल्प ऑफ सनलाइट या फिर नॉर्मल टेम्परेचर, तो ये जो हीट हुआ तो यहाँ पे H2 और O2 नामक गैस का फॉर्मेशन हुआ। तीसरा CH4, CH4 में जब O2 बनता है तो CO2, और इस प्रकार अलग अलग गैसेस का फॉर्मेशन हुआ और लाइफ धीरे धीरे पृथ्वी पे आरंभ होनी शुरू हो गई। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, अलग अलग वैज्ञानिक आए और अलग अलग कॉन्सेप्ट, मतलब एंशिएंट कॉन्सेप्ट लेके अब तक का कॉन्सेप्ट में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया। तो पहला थ्योरी का नाम है स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस मतलब ए मतलब नॉट, बायोजेनेसिस मतलब जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई योगदान नहीं था, उसको ए बायोजेनेसिस टर्म से इंडिकेट करते हैं, है ना। मतलब अचानक अपने आप में जन्म हो जाना। तो दिस थ्योरी स्टेट दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मटेरियल। पहले के वैज्ञानिक मानते थे, ये पहले के लोग का मानना था कि जीवन जो है किसी भी सड़े गले चीज से आ जाते, जैसे कि आप देखा होगा कि कहीं पे सड़ा हुआ चीज है तो मक्खियां, मच्छर, कीड़े, मोथ, तो ये सारे अचानक वहां पे आ जाते हैं। तो लोगों को लगता था कि ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये सड़े गले चीज से खुद पे खुद उत्पन्न हो जाते हैं, खुद पे खुद रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि ये थ्योरी गलत था। तो लुईस पैस्चर नाम के एक वैज्ञानिक आए, क्या है नाम है, लुईस पैस्चर, जिन्होंने बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से डेवलप होता है। लेकिन कैसे होता है ये इनको मालूम नहीं। मतलब अगर कोई बच्चा है तो उसकी एक माँ होगी, उसके एक फादर होंगे, हो सकता है कि एक ही पेरेंट हो या हो सकता है दो पेरेंट हो, मतलब बाइसेक्सुअल पेरेंट हो या फिर यूनिसेक्सुअल पेरेंट हो, लेकिन कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो इस बच्चे को पैदा किया। तो इनके हिसाब से ये बायोजेनेसिस थ्योरी कंप्लीटली डिस्प्रूव, ये कंप्लीटली रॉन्ग थ्योरी था। तो इन्होंने क्या किया, ही सो अ प्री स्टेलाइज्ड फ्लास्क, क्या किए, एक अलग अलग फ्लास्क लिए, मतलब एक तरह का टेस्ट ट्यूब फ्लास्क, है ना। तो वो लिए और उसमें ईस्ट का इस्तेमाल किया। ईस्ट एक तरह का फंगी है जो यूनिसेलुलर फंगी के कैटेगरी में आते हैं। तो ईस्ट को किल कर दिए, फ्लास्क को सील किए और एक का दो बोतल लिए, एक में पूरा सील था और दूसरे का ऊपर का माउथ टूटा हुआ था, जो कांटेक्ट था एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट, और इसका कांटेक्ट टूटा हुआ ब्रेक था, है ना। मतलब ये कंप्लीटली सील, एक कंप्लीटली नॉट सील्ड। तो जो कंप्लीटली सील था वहां पे कोई ईस्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन जो जिसका माउथ खुला हुआ था उसमें नए नए ऑर्गेनिज्म होने लगे। तो यही लिखा गया, ही सो डैट इन प्री स्टेलाइज्ड फ्लास्क, एक फ्लास्क लिया गया जहां पे स्टेलाइज कर दिया गया ताकि इसमें कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं हो, ये कंप्लीटली स्टेराइल था, कंप्लीटली स्टेरलाइज था, किसी भी प्रकार का इंफेक्शन यहाँ पे नहीं था। अब स्टेरलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, गर्म पानी से इसको वॉश कर दीजिए या फिर अल्कोहल से वॉश कर दीजिए, जितने भी जर्म्स और माइक्रोब्स है सारे के सारे किल हो जाएंगे, या उनके एग होंगे वो भी किल हो जाएंगे, ताकि पता चले कि पहले से यहाँ पे किसी प्रकार का एग या जर्म्स नहीं है, कंप्लीटली इराडिकेट फ्रॉम जर्म्स एंड अदर एग्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ डिड नॉट केम आउट फ्रॉम किल्ड ईस्ट वाइल इन अनदर फ्लास्क, दो फ्लास्क लिया गया, एक में लाइफ नहीं आया जो कि कंप्लीटली सील था जिसका माउथ क्लोज था, और दूसरे में फ्लास्क में लाइफ आ गया जो कि एयर के कांटेक्ट में जिसका माउथ था। तो इस प्रकार पता चलता है कि लाइफ सड़े गले चीज से नहीं, इसको पैदा करने के लिए। अब सवाल आता है कि ओपन था तो कैसे हो गया, क्लोज था, दोनों में तो किल करके दिए गए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा एक फ्लास्क मानिए जिसमें एक फ्लास्क है, सपोज इसका माउथ सील है, एक फ्लास्क है इसका माउथ ओपन है, ए फ्लास्क बी फ्लास्क। फ्लास्क ए में ये स्किल्ड ईस्ट है, किल्ड ईस्ट इसमें भी, किल्ड ईस्ट इसमें भी, तो इसका माउथ ओपन टू एयर है और इसका क्लोज टू एयर है।
तो क्लोज टू एयर है तो इसमें नो लाइफ, इसमें लाइफ आ गया। तो टेस्ट ट्यूब बी में लाइफ आया, टेस्ट ट्यूब ए में लाइफ नहीं आया, फ्लास्क ए में लाइफ नहीं आया, फ्लास्क बी में लाइफ आया। के वाई मतलब किल्ड, के वाई मतलब किल्ड, नो लाइफ, इधर लाइफ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे आपको देखने पे पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं, उसके एग्स हैं, है ना। तो ये एयर के रास्ते इस फ्लास्क में आ गए और यहाँ जर्मिनेट करें, ग्रो कर गए। और ग्रो किए तो देखने में लगा कि जो दोनों में किल किया गया था लेकिन एक में जो किल था वहां पे नहीं। तो ये थ्योरी इस तरीके से डिस्प्रूव कर दिया गया बाय द लुईस पैस्चर। नाउ द थ्योरी नंबर 2, जैसे कि लुईस पैस्चर ने उसको डिस्प्रूव किया एबायोजेनेसिस थ्योरी, और इससे पता चला कि पहला ऑर्गेनिज्म होगा तभी दूसरा प्रजाति उसका पैदा होगा। मतलब एक बच्चा है तो उसकी मदर होनी आवश्यक है, लेकिन इसे ये पता नहीं चलता है कि वहां पे कैसे पहला जीव आया। तो यहाँ पे दूसरा थ्योरी है बायोजेनेसिस थ्योरी। लुईस पैस्चर के हिसाब से ये बायोजेनेसिस थ्योरी नहीं होती है, बायोजेनेसिस थ्योरी होती है। मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है, जिसे हम मदर सेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बायोजेनेसिस थ्योरी को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है रेडी, स्पेलेंजानी एंड लुईस पैस्चर। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये तीनों मिलकर बायोजेनेसिस थ्योरी दी है। इट स्टेट दैट लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एंड दिस लॉ ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द लाइफ ओरिजिनेटेड। जैसा कि सवाल पूछा गया था आपसे कि पहला जो लाइफ बना है किस बायो मॉलिक्यूल से बना है, तो इसका आंसर होगा एमाइनो एसिड्स। कौन सा है? एमाइनो एसिड। यही एमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड और बनाते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो पहला लाइफ एमाइनो एसिड्स में डेवलप हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद नया थ्योरी आता है कॉस्मिक थ्योरी। ये थ्योरी जो है पेंसपर्मिया थ्योरी के नाम से भी जाने जाते हैं, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। इसमें क्या कहा गया? इट स्टेट दैट द यूनिट ऑफ लाइफ जैसे कि सेल, या फिर आप स्पोर बोल सकते हैं या फिर पेंसपर्मिया बोल सकते हैं, है ना। आजकल हम लोग इसे स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को सेल नाम से जानते हैं, लेकिन पहले के टाइम में पेंसपर्मिया या फिर स्पोर्स के नाम से जानते हैं थे। तो इसमें कहा गया है कि वे ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ। अंतरिक्ष में क्या हुआ, एक छोटे छोटे प्राइमोडिया है लाइफ की, छोटे छोटे से स्पोर्स है, सेल्स थे जो कि सारे प्लैनेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसमें से एक अर्थ पे, दूसरे प्लैनेट पे भी ग्रो किए जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ग्रो किए ये नहीं किए, लेकिन अर्थ पे आने पर ये पेंसपर्मिया या फिर स्पोर्स जिसे हम कह रहे हैं, जो लाइफ के छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आगे फ्लोरिश किए, ग्रो किए और पूरी पृथ्वी को एक बायोडाइवर्सिटी और बायोस्फीयर फिगर से कवर्ड कर दिए। तो ये थ्योरी कहलाती है कॉस्मिक थ्योरी। जिस प्रकार सोलर रेडिएशंस अंतरिक्ष में ट्रैवल करती है, सारे प्लैनेट्स और सैटेलाइट पे जाती है, उसी प्रकार ये स्पोर्स भी ट्रैवल किए और यहाँ पे पृथ्वी पे आए और ये यहाँ पे फ्लोरिश कर गए। तो ये थ्योरी कॉस्मिक थ्योरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट थ्योरी हम लोग जो पढ़ेंगे वो नाउ द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी नेक्स्ट थ्योरी है। जैसे स्पोर्ट्स के डिस्पर्स हुए तो कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसके पीछे एक सुपरनेचुरल पावर का हाथ है, जो कि बच्चा या फिर अगला जो प्रजाति है उसका जन्म होता है। तो इसके पीछे सुपरनेचुरल पावर जिसे हम गॉड के नाम से जानते हैं। इट स्टेट दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग वाज क्रिएटेड बाय सम सुपरनेचुरल पावर जिसे हम लोग गॉड बोलते हैं। तो जो कोई भी धरती पे हो, ब्रह्मांड में हो या फिर इस गैलेक्सी में हो, जो कुछ भी मेटेरियलिस्टिक दिखता है या फिर लिविंग है या तो नॉन लिविंग या फिर लिविंग, ये सब भगवान द्वारा बनाया गया है। तो ये कौन सी थ्योरी में आता है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो इसके पीछे कोई ना कोई दैविक शक्ति है, सुपरनेचुरल पावर है, जिसे हम भगवान या फिर गॉड के नाम से जानते हैं, अल्लाह के नाम से जानते हैं। अगला जो टॉपिक आता है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। लेकिन साइंटिस्ट इससे सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने बोले कि नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है, भगवान कैसे कुछ सब चीज दे सकता है। इसके पीछे कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई अलग अलग दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड, दो एटम या फिर दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन किए और रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पे
ये चीज का जन्म हुआ। जैसे कि अमाइनो एसिड में अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपाउंड या एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, अमाइनो एसिड का सिंथेसिस। ये अमाइनो एसिड आपस में फ्यूज करते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, जिसे हम लोग मेटालिस्टिक थ्योरी या फिर फिजियोकेमिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं, मतलब फिजिक्स एंड केमिकल का यहाँ पे कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, तो उसे फिजियोकेमिकल थ्योरी। इट वॉज प्रपोज्ड बाय ऑपरीन ऑफ रशिया। इसको प्रपोज करने वाले कौन थे? ऑपरीन ऑफ रशिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड। ये दोनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिखाया था कैसे एक केमिकल कंपोनेंट या एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से अलग अलग लिविंग कंपोनेंट या ऑर्गेनिक कंपोनेंट का सिंथेसिस होता है। It stated that the first form of life was originated from non-living inorganic and organic molecules such as CH4, H2O, NH3। जैसा कि आपको स्टार्टिंग के स्लाइड्स में हमने पढ़ाया कि कैसे रिएक्शंस हुए, NH3 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन का हुआ। ऑक्सीजन कहां से आया? तो H2O स्प्लिट किया विद द हेल्प ऑफ थंडर, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन्स। तो इस यहां से अलग अलग चीज का इस्तेमाल हुआ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, जो कि नए नए प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सो ऑन, अमाइनो एसिड्स। तो ये प्रोडक्ट बने और लाइफ का सिंथेसिस हुआ, लाइफ का ओरिजिनेट हुआ, है ना, एक लिविंग कंपोनेंट का ओरिजिनेट हुआ। तो पहले की कंडीशन में क्या था? द अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर्स। उस समय पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई था, वॉल्केनिक स्टॉर्म चलते थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर थे। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहने का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस थी। ऑक्सीजन धीरे धीरे पृथ्वी पे आया, जैसे कि आजकल चंद्रयान, है ना, चांद पे गए हैं, वहां पे पानी की खोज कर रहे हैं, ऑक्सीजन की खोज कर रहे हैं, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर की खोज कर रहे हैं। तो ये चंद्रयान 3 का मिशन है, जो नॉर्थ पोल पे, वहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहां पे लैंड किए हैं, है ना, शिव शक्ति पॉइंट पे, तो वो रिसर्च के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और वहां पे लाइफ है कि नहीं है इसकी स्टडी बताएंगे। तो फिर धीरे धीरे हम लोग को मालूम चलेगा कि वहां पे है कि नहीं है, और धीरे धीरे फिर वहां पे हम लोग एक नया वेजिटेशन, एक नया डाइवर्सिटी के तौर पे चांद को अपने हैबिटेट के तौर पे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जाइएगा कहीं मत, देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।